Hello friends, welcome back to the series of lecture. In this series of lecture, we are studying Indian Penal Code, and this is the 15th lecture of this series of Indian Penal Code. Before going to started, let me introduce myself. I am Advocate Gaurav Singh Adana, advocate at Delhi High Court and Supreme Court. I am legal consultant also and providing coaching online and offline. Those who want to get the consultation and updated notes and for coaching queries, you could mail me on this email ID. And I am also an educator at the Unacademy, and this video is for teaching and social purpose and not for advertisement. So in the previous lecture we had left on the section 94 act to which a person is compelled by threats except except murder and offenses against the state punishable with death. Nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threats which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence. तो ये सब चीज बता दी थी, खाली प्लेन सेक्शन पढ़ना रह गया था और कुछ और थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करना। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो खाली जो मर्डर ना हो, ठीक है, मर्डर के लिए किया हुआ कोई ऑफेंस थ्रेट में, वो इसमें कवर नहीं होगा जनरल एक्सेप्शन 94 के अंडर। ठीक है, एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पब्लिक पनिशेबल। ठीक है, और जो जैसे वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट, ये वाले ऑफेंसेस, ठीक है, पनिशेबल विद डेथ। ठीक है, तो ये मेनली जनरली ये समझ लो कि जो भी कोई सेक्शन है जो punishable with death, that would not cover under the general exception of 94, section 94 of Indian Penal Code. Nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threats which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death, the keyword is instant death होना चाहिए। ये भी मैं बता चुका हूँ आपको कि ये नहीं कि बाद में कोई धमकी दे रखी है कि मैं बाद में तुमको, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमको मार दूंगा बाद में। इंस्टेंट डेथ होनी चाहिए उसी टाइम का, जो कि भाई कर या मर। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन होनी चाहिए। तो इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस। तो अगर उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी अगर उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया या फिर ऐसा ऑफेंस नहीं किया, तो इससे जबरदस्ती कराया जा रहा है ऑफेंस। ठीक है, बट ऐसा ऑफेंस पनिशेबल बाय मर्डर या फिर स्टेट पनिशेबल नहीं होनी चाहिए, अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल, जैसे वेजिंग वॉर वगैरह नहीं होना चाहिए। उनका डिफेंस इसमें सेक्शन 94 में नहीं मिलेगा। ठीक है, और अदर ऑफेंसेस जो भी ये इसके एक्सेप्ट इससे अलग हैं, वो उन सबको माना जाएगा वो ऑफेंस नहीं है। वो किए गए एनी एक्ट डन बाय दैट पर्सन एक्यूज्ड, एनी एक्ट डन बाय एक्यूज्ड इज नॉट एन ऑफेंस। ठीक है, तो एक्यूज्ड बोल लो या फिर एलाइज्ड एक्यूज्ड बोल लो, बिकॉज इज नॉट एक्यूज्ड टिल द, जब तक उसको सजा नहीं हो जाती जब तक वो एक्यूज नहीं होता। ठीक है, प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और फ्रॉम ए रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ sort of instant death, place himself in the situation by which he becomes subject to such constraint. So what does the proviso say? कि जब उस व्यक्ति ने कार्य को करने वाले व्यक्ति ने, जो भी हमारा ऑफेंस कर रहा है, तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, तो कार्य माना जाएगा, एक्ट माना जाएगा। द पर्सन हु इज डूइंग सच एन एक्ट, उसने अपनी इच्छा से या फिर तत्काल मृत्यु के कम अपनी अपहानि की युक्त आशंका से, ठीक है, या तो अपनी इच्छा से उसने अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाला है जिसमें कि भाई उसको मृत्यु कारित होने का भय व आशंका है, तो अपनी इच्छा से डाला है, या फिर जो ऐसी सिचुएशन है जिसमें मृत्यु कारित होने का उसको भय नहीं है और कोई भय है जैसे ग्रीवियस हर्ट वगैरह है, तो इस सिचुएशन में कवर नहीं होगा। या फिर अपनी मर्जी से वो अपने आप को उस स्थिति में डालता है, तब वो इस सेक्शन में कवर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रोवाइजो को हम इस तरह के पढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, फिर ये जो कॉमे का पार्ट है इसको ओमिट करके, did not of his own accord place himself in the situation by which he becomes subject to such constraint। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में
अपनी इच्छा से उसने अपनी इच्छा से ना गया हो, और या फिर सेकंड, फ्रॉम प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट from a reasonable apprehension of harm to do harm to himself short of instant death। तो instant death का harm वो उसको ना हो, instant death की सिचुएशन ना हो, अदर सिचुएशन हो जैसे ग्रीवियस हर्ट वगैरह की, प्लेस हिमसेल्फ इन सिचुएशन बाय विच ही बिकम सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट, और तब वो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे कार्य में सम्मिलित होता है, तब उसको इस सेक्शन का डिफेंस नहीं मिलेगा। एंड जो फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ है वो भी उसी व्यक्ति का होना चाहिए जिसके जिसके द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जो वो एक्ट कर रहा है, ठीक है, तभी वो ऑफेंस नहीं हो। किसी और को फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ हुआ तब सेक्शन 94 में कवर नहीं होगा, जैसे कि उसके बेटे का, पत्नी का, या फिर कोई भी दोस्त का, किसी भी का भी अगर फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ अगर उसकी वजह से वो कार्य करता है, तब भी इसके अंडर में वो नहीं आएगा, इस जनरल एक्सेप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टेट के खिलाफ या फिर कोई ऐसा कार्य जिसमें जैसे कि मर्डर वर्डर करवाना जिसमें डेथ की, ठीक है, सजा है, पेनल्टी सजा है, तो ऐसे अगर ऐसे एक्ट के लिए अगर कोई पर्सन कंपेल्ड किया जाता है और उसको थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ होता है, तब भी वो कवर नहीं होगा, या फिर किसी और व्यक्ति का, ठीक है। So we can say that section 94 deals with the situation of duress, that is compulsion, wherein it is only in the case of fear of instant death। तो खाली fear of instant death हो, ना कि grievous hurt वगैरह, ठीक है। instant death of oneself, और वो भी खुद की, ना कि किसी और की, of oneself, that the accused will get the defense, then only the accused will get the defense। So read the sections only to extent which it is saying। तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही बोल रहा है हमारा सेक्शन। प्रोवाइडेड अंडर दैट कंपल्सन ही हैड नॉट कमिटेड मर्डर एंड एनी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट विच इज पनिशेबल विद डेथ, ठीक है। तो ऐसा ऑफेंस नहीं किया जाना चाहिए उसके द्वारा। एज पर द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 94, if it was the fear of instant death of someone else, then the accused will not get the defense, ठीक है। तो कोई भी ऑफेंस ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि कंपल्सन किया हुआ है, किसका, मर्डर का, या फिर एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट विच इज पनिशेबल विद डेथ। तो कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं होना चाहिए जो कि डेथ से पनिशेबल हो, उसके लिए सेक्शन 94 में डिफेंस नहीं मिलेगा। इवन सो वी कैन से दैट इवन इन केस ऑफ कंपेल्ड रेप, अगर जबरदस्ती करके किसी के साथ रेप किया, जैसे किसी के सर पर बंदूक, इंस्टेंट डेथ का अगर वो कंपल्सन कर दिया उसके ऊपर और कहा रेप कर, और उससे रेप करा लिया, ठीक है, तो ए पर्सन कुड नॉट गेट द डिफेंस अंडर दिस सेक्शन। बट अब क्योंकि कुछ चेंजेस हो गए हैं हमारे रेप वगैरह में भी, तो ऐसी सिचुएशंस रेप की जिसमें कि डेथ की हमारी वो है, सजा है, तो उसमें ये डिफेंस नहीं, सेक्शन 94 के अंदर उसको जनरल एक्सेप्शन में डिफेंस नहीं मिलेगा। सो इन फ्यूचर ऑल्सो जो अभी कुछ सेक्शन है जिसमें डेथ पेनल्टी नहीं है, और बाद में अगर डेथ पेनल्टी हो जाती है तब भी ये वेरी होता रहेगा, और उनमें सेक्शन 94 के अंदर उनको डिफेंस नहीं मिलेगा। नाउ लेट्स सी दिस पार्ट। प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death, place himself in the situation by which he became subject to such constraint। So let's see an example related to this. Otherwise I have already explained that, but with the example I am explaining। जैसे मान लेते हैं एक ABC तीन व्यक्ति हैं और ये तीनों डकैते हैं और ये कॉन्स्पायर कर रहे हैं फॉर डकैती, ठीक है। तो एक व्यक्ति कोई डी है और वो क्यूरियोसिटी में, भाई ये क्या कर रहे हैं, जाता उनसे पूछने कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो ये बोलते हैं कि हम डकैती का प्लान कर रहे हैं, बट हम पे जो ताला नहीं टूटेगा, वो ताला इतना मजबूत है कि वो नहीं टूटेगा। तो उधर उसे बोलता है कि ये बस इतनी सी बात, ताला तो मैं तोड़ दूंगा, ठीक है। दैट सिचुएशन। या फिर थेफ्ट के लिए प्लानिंग कर रही,
ठीक है, डकैती की या नई थेफ्ट के लिए प्लान कर रहे हैं, ये ताला तो मैं तोड़ दूंगा, बस इतनी सी बात, ताला क्योंकि आई एम ए ब्लैक स्मिथ। ठीक है, तो इफ समवन मीट टू डकैत एंड से, ठीक है, उधर जाके उनसे मिलता है या फिर तो जान पूछ कर उसने अपनी उस ऐसी सिचुएशन में डाला और उनको फिर एक प्रपोजल टाइप का ही दे दिया कि भाई मैं तोड़ दूंगा, ऐसा मैं तोड़ दूंगा ताला। ठीक है, एंड ही सेड आई एम एक्सपर्ट टू ब्रेक द लॉक, देन डकैत वुड मेड पिस्टल, तब उन्होंने क्या कहते हैं उसके ऊपर पिस्टल तान दी कि भाई चल अब तो तेरे को हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑन हिज हेड एंड देन ही विल नॉट गेट द डिफेंस। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ही वुड नॉट गेट द डिफेंस अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 94। सो दिस इज व्हाट दिस पार्ट ऑफ दिस प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 94 सेज। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और बाय रीजंस ऑफ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन जॉइंस ए गैंग ऑफ डकैत, तो अपने अकॉर्ड से तो वो एग्जांपल देख लिया है, या फिर और बाय रीजन ऑफ बीइंग बीटन, तो ये हमारा इंस्टेंट डेथ का नहीं है जो सिचुएशन है। ठीक है, और ज्वाइन कर लेता गैंग्स ऑफ डकैत नोइंग देयर कैरेक्टर, और उनको जानते हुए इज नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। ठीक है, तो वो हकदार नहीं होगा सेक्शन 94 के अंदर जनरल एक्सेप्शन का डिफेंस पाने के लिए, ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हैविंग बीन कंपेल्ड बाय हिज एसोसिएट्स टू डू एनीथिंग दैट इज एन ऑफेंस बाय लॉ। ठीक है, और जब कोई जो डकैत के गैंग के उसको जबरदस्ती करके कोई कार्य करा लेती तब वो सेक्शन 94 में डिफेंस नहीं मिलेगी उसको। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन 2 देख लेते हैं। ए पर्सन सीज्ड बाय ए गैंग ऑफ डकैट्स एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ टू डू ए थिंग व्हिच इज एन ऑफेंस बाय लॉ, फॉर एग्जांपल ए स्मिथ compelled to take his tool and to force the door of a house for the dacoits to enter and plunder it is entitled to benefit of this exception। क्योंकि उसने खुद अपनी आप को उस सिचुएशन में नहीं डाला, डकैतों को पहले से मालूम था कि भाई ये ब्लैक स्मिथ है और ये ताला तोड़ना जानता है, तब उसको जबरदस्ती लेके आए और उसको इंस्टेंट डेथ कारित किया, तब ताला तोड़वाया, देन ही विल गेट द सेक्शन डिफेंस अंडर द सेक्शन 94 ऑफ इंडियन पीनल कोड। नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन 95, नथिंग एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। ठीक है, तो जो क्लियर है हमारे जो हेडिंग से ही पता पड़ रहा है कि अगर जो भी एक्ट हमारा स्लाइट हार्म कॉज करता है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, सेक्शन 95 के अंदर उसको डिफेंस मिल जाएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज, या तो अपने आप ही कॉज कर देता, उसकी इंटेंशन नहीं थी कोई भी एक्ट, और या फिर उसकी इंटेंशन थी, विद इंटेंट वो कॉज करता है। ठीक है, causes और that it is known to be likely to cause, या फिर उसको नहीं, मतलब इंटेंशन ज्यादा भी हो या फिर कम भी हो तब भी, any harm if that harm is so slight, कोई भी हार्म कारित करता है बट वो जो हार्म है वो बहुत इतना छोटा है, बहुत छोटा, so slight that no person of ordinary sense, then what is the test that we would place a person of ordinary sense on that the place of a victim जिसके साथ वो हार्म हुआ है, एंड टेम्पर वुड, ठीक है, ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर जो कम गर्म स्वभाव वाला होगा, ठीक है, वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म, तो वो अगर कंप्लेन जो ऑर्डिनरी सेंस का या ऑर्डिनरी टेम्पर का व्यक्ति वो कंप्लेन करेगा या नहीं करेगा, तो वो दैट इज द टेस्ट इन दिस सेक्शन। सो व्हाट इज द लॉजिक और रैशनल बिहाइंड दिस सेक्शन 95, ये जो छोटी छोटी बातों पे अगर कोई इवन दो दैट माइट बी कॉज एन ऑफेंस, बट वो अगर बहुत छोटी चीज है, वो स्लाइट चीज है, तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे केस अगर कोर्ट में जाएगा या फिर एफआईआर वगैरह होंगी तो उससे बर्डन, जो केस फाइल बर्डन और ओवर लिटिगेशन वगैरह ये सारी चीज होंगे और टॉलरेशन एकदम कम हो जाएगा। दैट इज द लॉजिक और रैशनल बिहाइंड द सेक्शन 95। सो सेक्शन 95 इज टॉकिंग अबाउट द ट्रिफलिंग एक्ट्स, जो तुच्छ कृत्य होते हैं, जो एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। ठीक है, टेस्ट हमारा बताई दिया है, पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर। ठीक है, ये टेस्ट है ऑर्डिनरी सेंस और टेम्पर वाले व्यक्ति का, वुड नॉट कंप्लेंट इन द सिचुएशन इन विच द विक्टिम इज, ठीक है, फॉर सच हार्म, जो हार्म विक्टिम के साथ हुआ। ठीक है, सो सेक्शन 95 इज डीलिंग विद द हार्म्स व्हिच इज नॉट मटेरियल वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ ए पर्सन। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलरली सेक्शन 95 में कोई गाइडलाइन नहीं दी है कि कौन से हार्म कवर होंगे कौन से नहीं कवर होंगे, दिस इज जस्ट live on the discretion of the court on that consider which harm to be a trifling act and which harm
इज हार्म टू बी नॉट कवर्ड इन द सेक्शन 95, ठीक है, उसके ऊपर कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो इस सेक्शन में कुछ एक आध एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी का पेन खत्म हो जाता है, या कोई कार्य कर रहा है अपना लिखने का, जैसे हम अभी लिख रहे हैं, तो उसका किसी का पेन खत्म हो गया, आपकी साइड में कोई और लिख रहा है, उसके पास 2 पेन रखे हैं इधर टेबल पर, तो उसका एक पेन ले लिया उसकी बिना इजाजत के। अदरवाइज कोई भी चीज़ हम उसके बिना इजाजत के अगर ले लेते हैं किसी की, तो दैट इज थेफ्ट। बट इस तरह के अगर जो छोटे छोटे स्लाइट चीज़ हैं, अगर वो उसको नोटिस किया जाएगा तो फिर कई सारे केसेस हो जाएंगे। दैट इज वाई तो इसको इस तरह के सिचुएशंस को कोर्ट नज़रअंदाज कर देगी, और दैट इज नॉट ही वुड गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 95। अदरवाइज अगर मतलब कोई ऑर्डिनरी सेंस का व्यक्ति अगर उसको नेग्लेक्ट कर सकता है तो उस सिचुएशन में, ठीक है। तो अदरवाइज छोटी छोटी चीज, किसी को टच हो गया कि भाई हर्ट हुआ था, किसी को ये हो गया था, तो जैसे कि कोई आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, पिताजी हैं, अब बेटा बड़ा हो गया है, उसकी अपनी इज्जत है, तो सबके सामने डांट देता है पिताजी बेटे को, बट वो एक्सट्रीमली अदर कंडीशन नहीं होनी चाहिए, एक सिंपल कंडीशन होनी चाहिए, दैट वुड बी नोटिस्ड बाय द कोर्ट, कि कोर्ट डिसाइड करेगी, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। और उस भीड़ में डांट देता है तो देन वो बेटा जाता है कोर्ट में और उसके अपनी मानहानि के FIR के लिए जाता है फॉर हिज इंसल्ट वगैरह। तो कोर्ट देखेगी कि वेदर ही वुड द फादर वुड गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 95। तो इस तरह की सिचुएशन सेक्शन 95 में आएंगी, एंड द पर्सन वुड गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 95, द accused would get it. So let's note down the case of Supreme Court, that is Veda Menigjes versus Yusuf Khan, 1966 सुप्रीम कोर्ट का केस है। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स, ठीक है, लॉ विल नॉट टेक नोटिस ऑफ ट्रिफल्स, दैट इज टेनी एक्ट्स, ठीक है, छोटे छोटे एक्टों का नोटिस नहीं करेगा कोर्ट, ठीक है। तो ट्रिफलिंग एक्ट्स का तो इस मैगजीन के ऊपर दिया था ये जजमेंट। सो लेट्स सी व्हाट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दैट। When individuals have freedom of action and they act freely, there are chances of once encroaching upon the right of the others, ठीक है, अपने राइट को एंक्रोच कर देते हैं, बढ़ा देते हैं दूसरे के ऊपर, ठीक है, किसी से टक्कर हुई रास्ते में चलते हुए, या फिर किसी का कुछ सामान ले लिया जरूरत में बिना पूछे, ठीक है, तो such kind of acts, तो encroaching upon the rights of the others, if the extent of encroachment is only to a slight or a small extent and it is not a material violation, then as provided in section 95, the court has the discretion to excuse the accused, ठीक है, for that violation, ठीक है। और टेस्ट मैंने बता ही दिया किसका होगा। नो रिजिड गाइडलाइंस आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 95, ठीक है। rather court has to exercise its discretion on the basis of reasonable person, this is the test. Reasonable person criteria as to whether a person of ordinary sense and temper would complain of that act or not, ठीक है, तो ये हमारा रहेगा। So hope you understand section 95, and that's it in section 95, nothing more. Now let's see section 81, act likely to cause harm but done without criminal intention and to prevent other harm, ठीक है। तो एक्ट हमारा हो सकता है कोई और हार्म कर सके, ऐसा एक्ट किया गया कोई भी हार्म कर सकता है, बट उसने क्रिमिनल इंटेंशन के साथ नहीं किया, एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, ठीक है। नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm, if be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. So without criminal intention होना चाहिए वो एक्ट, और गुड फेथ में होना चाहिए, तो कोई और हार्म उसको पता है कि लाइकली टू कॉज द अदर हार्म, बट प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग द अदर हार्म ऑफ दैट पर्सन और प्रॉपर्टी, इसलिए किया गया है कोई कार्य, तो वो उसको डिफेंस मिल जाएगा सेक्शन 81 के जनरल एक्सेप्शन में, एंड द एक्ट डन बाय दैट पर्सन इज नॉट considered to be an offense. So we would see section 81, और इसमें हल्का सा एक डिफरेंस सेक्शन
106 के साथ देख लेंगे हम। तो सेक्शन 81 में एक हार्म किया विदाउट इंटेंशन टू प्रिवेंट द अदर हार्म, ठीक है। तो ही हैज डन ए हार्म एंड विदाउट इंटेंशन, वो हार्म उसने विदाउट इंटेंशन किया, एंड इट इज डन टू प्रिवेंट द अदर हार्म, ठीक है। एक हार्म को अवॉइड करने के लिए दूसरा हार्म उसने कर दिया, ठीक है। गुड फेथ में किया। देन व्हाट द इक्विटी सेज, equity says in order to prevent the bigger harm you could take the risk of the some other harm that is a smaller one, ठीक है। सेक्शन 81 में कुछ इलिस्ट्रेशन दे रखे हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट प्रोसेस में, जैसे कि और अदर एग्जांपल एक्स्ट्रा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फायर लगी, किसी बिल्डिंग में एक आग लगी और टॉप फ्लोर पे कोई व्यक्ति है, तो फायर जब टॉप फ्लोर नीचे से लगती है तो फिर टॉप फ्लोर पे जाना सेफ होता है, और अगर ऊपर लग रही है तो नीचे जाना सेफ होता है, ठीक है। तो फायर लगी नीचे की तरफ, तो टॉप फ्लोर पे कोई व्यक्ति है, उसके ए और बी है, तो बी का एक कोई चाइल्ड है ए का, तो वो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, ठीक है, बिगर हार्म, उसकी जान बचाने के लिए नीचे भीड़ इकट्ठी है बिल्डिंग के साइड में, तो उन्होंने कोई कंबल वंबल लगा दिया, फिर नेट वगैरह लगा दिया, तो वो थोड़ा नेट दूर है या फिर नीचे ज़्यादा है, तो उसको हार्म हो सकता है कि भाई बच्चे की लग जाए या फिर गिर जाए, तो उस तरीके का हार्म उसको नेट पे फेंकने का या कंबल पे फेंकने का या भीड़ के ऊपर फेंकने का, वो हाथ वाथ फैला देते हैं, तो वो उस हार्म को ले सकता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और सेव द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक सेक्शन 81 के अंदर वो उस व्यक्ति को एक्सेप्शन में डिफेंस मिल जाएगा, ठीक है। बट इन दैट सिचुएशंस आल्सो कोर्ट सी द कंडक्ट ऑफ द दैट पर्सन एंड सर्कमस्टेंसेस, किस सर्कमस्टेंसेस में किस तरह की आग थी और कंडक्ट क्या था उस व्यक्ति का। अगर उसी एग्जाम्पल में अगर कंडक्ट इस तरीके का हो उस व्यक्ति का कि उसने अपने बच्चे को जो उस बच्चे को जोर से घुमाकर और दूर फेंका, ना कि नेट पे, उसकी इंटेंशन ये होगी नेट पे जाए, या फिर इस तरीके से अगर कंडक्ट लगे कि उसकी इंटेंशन ये नहीं रही होगी कि नेट पे जाए या भीड़ के ऊपर जाए और वो या फिर कंबल वगैरह जो भी था उसके ऊपर गिर जाए, उसने जोर से दूर फेंक दिया, then he would not get the defense under section 81. So but if A is unable to protect B to come out of the fire, A throw the child from the top of the floor to the blanket, ठीक है, ब्लैंकेट पे फेंक दिया, which people are holding down in order to protect the child, A would get defense in section 81, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक टाइगर है और वो किसी आदमी को ए को अपने या फिर किसी बच्चे को कोई आ गया, आदम खुरशीर वगैरह जंगल वगैरह में से आ गया और उसको पकड़कर लेके जा रहा है, ठीक है। बी के पास गन है, वो शूट करता है टाइगर को, तो वो हार्म मतलब एक रिस्क ले सकता है कि हो सकता है ए को भी गोली लग जाए या टाइगर को लगे, तो उसको उस रिस्क को ले सकता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बिगर हार्म, क्योंकि जब टाइगर ने पकड़ रखा है तो वो मरेगा ही मरेगा, तो उस हार्म को प्रिवेंट करने के लिए वो गोली चला देता है, हो सकता है उधर उसको ए को भी लग जाए, तो ही वुड गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 81, ठीक है। एंड नाउ हियर इज द सिचुएशन कि भाई 106 से क्या होगा, तो 106 में हमारा क्लियरली हमने देखा था कि 106 इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ए डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज ए रिस्क ऑफ हार्म ऑफ इनोसेंट पर्सन, ठीक है। तो वहां पे हार्म हम किसी इनोसेंट पर्सन का ले रहे हैं, पर यहाँ दिस इज द सिचुएशन फॉर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे और वो डेडली असॉल्ट वगैरह उसके खुद के ऊपर हो रहा है, यहाँ पे बी के ऊपर डेडली असॉल्ट हो तब वो हार्म ले किसी व्यक्ति का, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 106 एंड 81। बट हियर इट इज नॉट द सिचुएशन कि इसके ऊपर ना तो कोई असॉल्ट हो रहा ना कुछ उसके कोई यहाँ पे जो कार्रवाई हो रही है एक तरफा हो रही है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बिगर हार्म टू टेकिंग रिस्क ऑफ द स्मॉलर हार्म, ठीक है। अब स्मॉलर हो या फिर बराबर का भी हो, जैसे गोली लग जाएगी तो ये मर भी सकता है, तो बी सूट्स टू टाइगर एंड टेक रिस्क दैट ही द बुलेट कुड आल्सो हर्ट ही। So what simply written in section 81, act likely to cause harm but criminal to prevent the other harm, तो वो हार्म बराबर का भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए उसने वो कार्य किया है, ठीक है। एक हार्म को बचाने के लिए दूसरा हार्म कारित करना। या सेक्शन 81 का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे काफी सारे घर हैं, झोपड़ियाँ घर हैं, ऊपर छप्पर पड़े इन घरों के, तो ये एकदम एडजेसेंटली हैं, तो एक
किसी घर में आग लग जाती है, घर वाले किसी घर में आग लग जाती है, तो उसको बचाने के लिए कोई व्यक्ति क्या करता है, इन छप्परों को खींच देता है, तो इसी साइड में खींच देता है जिससे आग आगे ना बढ़े, या फिर उन पर पानी डाल देता है, तो उसने हार्म कर दिया, उसको गीला कर दिया, फिर खींच दिया, उसको तोड़ दिया, बट इट इज डन फॉर द टू प्रिवेंट द अदर हार्म, आग ना लग जाए इस वजह से, तो ये ऑफेंस नहीं होगा। अब सेक्शन 81 में इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो इधर पढ़ूंगा ना, मैं जस्ट समझा देता हूँ आपको। इसमें एक कैप्टन है, एक वेसल का बड़ा शिप है, तो उधर जैसे वो चला रहा है अपनी शिप को, चला रहा तो इस इलिस्ट्रेशन में क्या है, ये बड़ा शिप है, तो इस शिप ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में सेम में एक वेसल पड़ता है, तो इसमें 20-25 आदमी होंगे लगभग। उनको बचाने के लिए ये क्या करता है, इस डायरेक्शन में मोड़ देता है, ठीक है। अब 2-3 थे इस बोट में और उनकी डेथ कार्य हो जाती है, तो इसने रिस्क लिया बड़े हार्म को बचाने के लिए, तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी हार्म, तो इसने इनका रिस्क ले लिया, तो ही वुड गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 81। अब इसको उल्टा कर लेते हैं कि अगर ये इधर आ जाए रास्ते में और ये साइड में हो, ठीक है, तो इनको बचाने के लिए इसकी डायरेक्शन में मोड़ दे इस सब को, then he would not get the defense under section 81 because it would be considered that he is not acting in the good faith, so good faith would be decided under the circumstances, so that is given in the illustration, because here he has to take the risk of the lesser harm. So section 81 में एक और पॉइंट देख लेते हैं, that is law allows public necessity not private necessity, ठीक है। तो इसके इलिस्ट्रेशन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे अब। वी कैन सी दैट इफ ए पर्सन इन ऑर्डर टू सेव हिज ओन लाइफ causes the death of another person, it will be case of private necessity। तो पहले ये समझ लेते हैं व्हाट इज प्राइवेट नेसेसिटी। तो अपनी जान बचाने के लिए अगर कोई कार्य करता है तो देन इट इज प्राइवेट नेसेसिटी, एंड सेक्शन 81 विल नॉट अप्लाई, ठीक है, उस केस में सेक्शन 81 अप्लाई नहीं होगा। बट इट वाज डन फॉर द पब्लिक नेसेसिटी, that is to prevent to harm to another, then it is the case of necessity, that is of public necessity, and it would cover and under section 81 of the Indian Penal Code, he would get defense in this। अब necessity के लिए कोई केस, दो केस देख लेते हैं हम, एक दो। क्वीन वर्सेस डर्टली एंड स्टेफन, 1884 का इंग्लिश केस है, ठीक है। तो इसके फैक्ट्स क्या थे कि एक कोई बड़ा जहाज डूब गया था, तो 3 व्यक्ति बच गए थे। वो किसी तरह से, एक बोट वगैरह रहती है ना, जो सेविंग बोट वगैरह रहती है, तो उससे बोट में जहाज, बड़े जहाजों में रहती हैं कि इमरजेंसी में काम आती है या फिर इधर उधर जाने के लिए, तो उसमें उतर गए थे और उसमें वो बैठ गए थे, तो बाकी के सब डूब गए थे, ये 3 बच गए थे। उनमें से एक बी हमारा 14 ईयर्स का बच्चा था और बाकी के 2 एडल्ट थे अबव 18। तो काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन तक वो पहुंच नहीं पाए, कहाँ पर, शोर पे, मतलब सी शोर पे, तो अपने ज़मीन पे नहीं पहुंच पाए, तो पानी में ही थे, तो उनको भूख प्यास से तो परेशान थे ही। तो उन्होंने क्या किया, अपने बचने के लिए उन्होंने कहा कि एक लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी में देखते हैं कि जिसका नाम आ जाएगा उसको मार के बाकी के 2 लोग खा जाएंगे। तो इसमें बी जो 14 ईयर्स का बच्चा था उसका लॉटरी में नाम आया और उसको ये ए और सी खा गए। तो जब इनके ऊपर केस चला, मुकदमा चला कि डेथ का, they kill the bee, they want to get the defense of section 81, that is necessity। तो इस केस में हेल्ड हुआ that कि a person could not get for the private necessity, he would not get the defense under section 81। it is a person could get the defense only in the case of the public necessity, ठीक है। अब उसी तरह से एक केस था यूएस वर्सेस होल्म्स का। तो इसमें क्या था, एक ओवरवेट हो रहा था एक जहाज, उसकी वजह से कैप्टन क्या करता है, 16 लोगों को इन ऑर्डर टू सेव द शिप एंड अदर पीपल, जो और लोग थे उसमें से, उनको उठाकर फेंक देता है। तो जब वो जहाज आता है किनारे पे और उसके कैप्टन के ऊपर मुकदमा चलता है, तो कोर्ट वो कैप्टन सेक्शन 81 का डिफेंस मांगता है कि इन ऑर्डर फॉर द नेसेसिटी ही वुड गेट द डिफेंस। तो कोर्ट कहता है कि इफ दैट इज द सिचुएशन, तो कैप्टन को खुद भी कूदना चाहिए था। तो उधर कोर्ट सर्कमस्टेंस, इन चीजों में सर्कमस्टेंसेस को देखा कोर्ट ने, एंड कोर्ट हेल्ड दैट कैप्टन हिमसेल्फ नॉट जंप
सो ही विल नॉट गेट द डिफेंस। अगर इतना ही पब्लिक उसमें फेथ उसमें कर रहा था, वो पब्लिक के हित के लिए कार्य कर रहा था, तो उसको इतनी चिंता थी तो उसको खुद भी कूदना चाहिए था। दैट वुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कोर्ट एंड हेल्ड दैट कैप्टन इज लायबल फॉर द मर्डर ऑफ द 16 पीपल। तो इसमें एक मैगजिम देख लेते हैं, क्वाड नेसेसिटीज नॉन हैबिट लेगम, लॉ विल नॉट पनिश ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी। और नेसेसिटी कौन सी? पब्लिक की होनी चाहिए, ना कि प्राइवेट। नेसेसिटी नोज नो लॉ, जब जरूरत पड़ती है तो किसी लॉ की जानकारी नहीं मानी जाती। ठीक है, तो ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति को अब कोई लॉ वॉ नहीं पता, अब नेसेसिटी है जो कुछ है, पर वो पब्लिक नेसेसिटी होनी चाहिए, ना कि प्राइवेट नेसेसिटी। ठीक है, इन दिस द पर्सन मस्ट बी डन एनी एक्ट इन इम्पल्स ऑन इम्पल्स नॉट इन ए कैलकुलेटिव मैनर। तो इधर अपनी जान बचाने के लिए उसने कैलकुलेटिव मैनर में कार्य किया। और एक होता है इम्पल्स, ठीक है, आवेश में, मतलब तुरंत एक्शन लेना, कुछ सोचना समझना नहीं, तो कुछ इस तरह के इम्पल्स पर कार्य करना। देन ही विल गेट द डिफेंस नॉट ऑफ कैलकुलेटिव मैनर। तो कैलकुलेटिव मैनर में कार्य नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति का टू गेट द डिफेंस ऑफ सेक्शन 81। जैसे आपके ऊपर कोई सूट कर रहा है और वो आपने किसी और को पकड़कर अपने सामने आगे कर दिया इन ऑर्डर टू सेव योर सेल्फ और योर लाइफ, देन यू आर एक्टिंग इन द कैलकुलेटिव मैनर। देन इन दिस सिचुएशन यू वुड नॉट गेट द डिफेंस इन द प्राइवेट डिफेंस। तो इस सिचुएशन में प्राइवेट डिफेंस में तो डिफेंस मिलेगा ही नहीं, बट नेसेसिटी में भी नहीं मिलेगा। नॉट गेट डिफेंस इन नेसेसिटी ऑल्सो। ठीक है, तो नेसेसिटी में भी सेक्शन 81 में नहीं मिलेगा। नॉट गेट डिफेंस इन नेसेसिटी ऑल्सो। Now accordingly we would again read the section 81. Nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm. It if be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. ठीक है, so what are the elements of section 81? कि we know that there must be the act is going, जो हम एक्ट करना चाह रहे हैं वो हार्म करेगा। ठीक है, बट जो पहले से कोई हार्म हो रहा है उसको रोकने के लिए, जो दैट हार्म इज सर्टेन, वो हार्म होना ही होना है। ठीक है, उस हार्म को रोकने के लिए टू प्रिवेंट दैट हार्म टुक द रिस्क ऑफ अदर हार्म। तो जो हम हार्म कर रहे हैं उसका रिस्क लिया। ठीक है, हमको नॉलेज तो है, मे न्यू बट विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। इसमें क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है उसकी, नॉलेज तो है कि वो हार्म जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो भी हार्म करेगा, बट वो टू प्रिवेंट द अदर हार्म। और गुड फेथ में एक्ट होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है अदर हार्म को करने के लिए, अदर अदर हार्म का रिस्क उठा रहा है वो, एंड दैट टू इन पब्लिक नेसेसिटी में होना चाहिए, ये बता दिया मैंने। और इसमें विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए। इसके लिए हम वी वुड सी द सर्कमस्टेंसेस एंड फॉर दैट वी वुड सी दैट ही एक्टेड विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। ठीक है, अब पर्टिकुलरली जब सेक्शन 81 को हम मेनली ऊपर वाले मेन सेक्शन को पढ़ते हैं तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि दैट वी वुड डू द इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बिगर हार्म वी वुड डू द स्मॉलर हार्म। बट जैसे सिप वाला एग्जांपल देखा था हमने, तो वो इलिस्ट्रेशन से क्लियर होता है कि इन ऑर्डर जनरल रूल ये है कि बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए हम स्मॉलर हार्म का रिस्क उठा सकते हैं। अदरवाइज प्लेन रीडिंग ऑफ सेक्शन इट वुड नॉट सेड। So for section 81 generally one can take risk of small or equal harm in order to prevent the other harm. It would be seen on the circumstances. तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम कि सर्कमस्टेंसेज के ऊपर, जैसे कि कोई गाड़ी जा रही है, इसमें कोई बैठा ड्राइवर, अब उसमें एकदम से ऑल ऑफ सडन एक बच्चा कोई यहाँ पे सड़क पर कूद जाता है, तो वो उसको बचाने के लिए एकदम कोई साइड में कोई गाड़ी वाड़ी खड़ी है तो उधर की तरफ मोड़ देता है। देन इट द कंडक्ट ऑफ दैट पर्सन वुड बी कंसीडर टू बी इम्पल्सिव। तो वो एक्सीडेंट माना जाएगा, तो वो इम्पल्सिव क्योंकि जो है हमारा इम्पल्सिव एक्ट हुआ है उसका, तो वो माना जाएगा। और द डिसीजन इज टेकिंग ऑन द इम्पल्स, तो ये एक्सीडेंट माना जाएगा। बट इट इफ द सिचुएशन इज सेकंड वन, दूसरी सिचुएशन है, ये तो फर्स्ट सिचुएशन हो गई हमारी। सेकंड सिचुएशन की थोड़ी दूर पर जाके बच्चे हमारे लाइन बनाकर जा रहे हैं जैसे कोई,
पिकनिक वगैरह से आ रहे हैं और उस टाइम कोई गाड़ी जा रही है उधर। अब उसके पास कुछ सेकंड, जैसे ये इधर जा रहा तेज स्पीड में और उसके पास उधर से बच्चे चालू हो गए जाना। अब उसके पास कुछ सेकंड हो गए, था टाइम टू थिंक मे बी फ्यू सेकंड से सफिशिएंट, ठीक है। तो कुछ सेकंड है, तो अब वो उनको बचाने के लिए क्या करता है, वो साइड वाली गाड़ी में टक्कर मार देता है, ठीक है, उसको उनको बचाने के लिए। तो देन इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड बी इम्पल्सिव, हियर द एक्ट इज कंसिडर्ड टू बी कैलकुलेटिव, ठीक है। तो इम्पल्सिव के लिए तो कोई जरूरत नहीं है सेक्शन 81 की, तो इन दिस सेक्शन 81 में ये डिफेंस मिल जाएगा इसको। तो फॉर कैलकुलेटिव इट वुड गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 81। हियर इन दिस सेकंड वन एग्जांपल, उसको कुछ टाइम मिल गया, कुछ सेकंड्स का टाइम मिल जाता है सोचने के लिए, और ही took the decision and the decision of him is calculative, so he would get the defense under section 81. So we can say that in case of accident we cannot get defense under section 81, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, because since it is a case of impulsive effect. And for car wala example, a child come in front of car all of sudden, in order to protect child you struck someone else, we will not get the defense under section 81. Why? Because there is no need of it, since it is an impulsive effect, ठीक है। But when the child is 100 meter away and you struck another after thinking, तो the time मिला ना सोचने के लिए, we will get the defense under section 81, ठीक है। तो इसी पे क्वेश्चन बन जाता है एक यूपी में, जो मैंने बताया था कि जो नेसेसिटी होनी चाहिए वो पब्लिक नेसेसिटी होनी चाहिए, ना कि प्राइवेट नेसेसिटी। बट देयर में भी ये सिचुएशन कि इस एग्जाम्पल में बनता है, इट्स ए काइंड ऑफ प्राइवेट नेसेसिटी, नॉट वी कैन नॉट से दैट इट इज ए प्राइवेट नेसेसिटी, बट काइंड ऑफ प्राइवेट नेसेसिटी, जिसमें इसको 81 का डिफेंस मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, एक जहाज रहता है कोई बड़ा, तो इस तरह से आया क्वेश्चन, बड़ा जहाज है और वो डूबता है, डूब गया तो उसमें से एक व्यक्ति को वुडन प्लैंक, मतलब बड़ा तख्ता, लकड़ी का बड़ा तख्ता मिल जाता है और उसको वो पकड़ लेता है, उस तख्ते पर विराजमान हो जाता है, बैठ जाता है, ठीक है। अब उस तख्ते के सहारे वो तैर रहा है, बच गया वो, ठीक है। अब बी आता है, बी भी वहीं पे उस जहाज में था, अब वो भी बचने के लिए वो क्या करता है, उस वुडन प्लैंक को पकड़ लेता है, ठीक है। पर वुडन प्लैंक की अब सर्कमस्टेंसेस वगैरह देखेंगे कि वुडन प्लैंक इतना मजबूत था कि दो लोगों का भार समझ ले वो झेल ले या फिर उसको कैरी कर ले। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये है कि वुडन प्लैंक एक का ही भार समझ रहा है, अगर बी उस पर चढ़ता है तो वो दोनों डूब जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या 81 के अंदर उसको डिफेंस मिलेगा, ए क्या करता है, उसको बी को पुश कर देता है, वुडन प्लैंक में से हटा, वो उसको हल्का सा धक्का दे देता है और उसको अपनी जान बचाने के लिए, और जब ये आता है तो उस पर मुकदमा चलता है बी के मर्डर का, तो कल्पेबल होमिसाइड का, ठीक है। तो क्या ये लायबल होगा कि वो ही वुड गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 81, तो इन दिस सिचुएशन ही वुड गेट द डिफेंस अंडर द सेक्शन 81। व्हाई? हियर ए वाज ऑलरेडी सेफ बाय होल्डिंग द वुडन प्लैंक, ये तो पहले ही चढ़ा हुआ था, एंड इट वाज बीज एक्ट ऑफ होल्डिंग इट व्हिच एंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ ए। In that situation, when A is somehow able to save his life in the mid of the ocean, and extremely calculated contact cannot be expected from him if B's act puts him in danger, ठीक है, then A has right to safeguard himself, तो उधर A को राइट है अपनी सेफ्टी करने का। by pushing B he does not desire to kill him and there is no criminal intention, rather he desired to save himself. The risk that he has taken, the risk of leaving B to his own destiny and to fetch for some other wooden plank for himself, ठीक है, B अपने लिए और कोई wooden plank ढूंढ ले। No more good faith can be expected from a person in such a circumstances, ठीक है। तो ये सिचुएशन डिफरेंट है कौन सी सिचुएशन से, जो कैप्टन ने 16 आदमी उस जहाज में से फेंकी थी, ठीक है, वो उधर से गिरा नहीं था, तो उधर पहले से चढ़े हुए थे वो व्यक्ति 16 लोग, और जबकि इधर ये बाद में आ रहा है उसके पास। तो वैसे भी अब कोई हमारे पास कोई चीज है या फिर कोई थिंग है तो जबरदस्ती उसको अगर कोई ले
नॉर्मल वे में, तो दैट वुड अमाउंट टू या तो थेफ्ट होगा या रॉबरी होगा या फिर स्नैचिंग होगा, तो कुछ भी होगा। तो दैट, अब कोई शुरुआत से तो किसी का पोजेशन नहीं होता, कोई ऐसी चीज हो, जगह हो जहाँ पे जंगल वगैरह, तो वहां पे कोई व्यक्ति जाता है तो अपने पोजेशन में कुछ सामान ले लेता है, देन इट वुड बी कंसिडर्ड टू बी हिज प्रॉपर्टी मानी जाती है, जब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है और एक्सट्रीम सिचुएशन होती है। तो इस तरह की सिचुएशन इसको मान लेते हैं कि वुडन प्लैंक अब भाई वो चढ़ गया तो उसका माना जा रहा है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी हो गई लगभग, ठीक है। तो ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे हम कि किसकी है किसकी नहीं है प्रॉपर्टी। तो वैसे ऊपर से अगर देखते हैं तो अब उस पर कोई एंक्रोच करता है तो देन ही इज हैव राइट टू सेल्फ डिफेंस। क्लियरली हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ही इज एक्टिंग अंडर द सेल्फ डिफेंस, बट एक काइंड ऑफ इट, ठीक है। अदरवाइज ऑल्सो ही जस्ट सेफ गार्डिंग हिमसेल्फ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑलरेडी सेफ था हमारा, वुडन प्लैंक को उसने पहले से पकड़ रखा था, और जो बी का एक्ट है वो ये एंड उसको लाइफ को डेंजर में डाल रहा था, ठीक है। तो द मिड ऑफ ओशियन एक्सट्रीमली कैलकुलेटेड मैनर में हम नहीं सोच सकते कि कोई इतने कैलकुलेटेड मैनर में कार्य करे और सोचे, ठीक है, जब डेंजर हो पूरी तरह से उसकी लाइफ को और वो डूब के मर सकता है, ठीक है। तो उसने सेफ अपनी सेफ गार्ड के लिए पुश किया था बी को, और उसकी डिजायर नहीं थी, ठीक है। तो he did not kill him, he did not have desire to kill him, ठीक है। he only risk of leaving him, तो इन सिचुएशन में माना जाएगा उसने रिस्क लिया उसको छोड़ने का उसकी डेस्टिनी पे, और खुद अपने वुडन प्लैंक अलग से ढूंढ ले, तो इससे ज्यादा नो मोर गुड फेथ उससे एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती ऐसी सिचुएशन में। नाउ लेट्स सी सेक्शन 92। 92 ऑल्सो कवर सिचुएशंस काइंड ऑफ नेसेसिटी, ठीक है। तो अगर सेक्शन 92 नहीं होता हमारा, तब भी जो वो सिचुएशन सारी हमारी सेक्शन 81 में लाई करती, ठीक है, कवर कर सकती थी, बट इट इज स्पेशली गिवन, ठीक है। तो वैसे जनरली 92 क्या कहता है, हमारे दो तरह की सिचुएशंस कवर करता है कि देयर में बी सिचुएशन ए पर्सन who is in a situation who would not who is not in situation of giving his consent। मेनली कवर करता है ये मेडिकल सिचुएशन को, जो बीमार हो जाता है कोई व्यक्ति, लग जाती है उसको चोट वगैरह, तो वो वहाँ पे डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए उसकी कंसेंट की जरूरत होती है, या फिर किसी गार्जियन के कंसेंट की जरूरत होती है, वो नहीं दे पाता है, तो ठीक है। तो इसमें भी दो सिचुएशंस हो जाएंगी, एक बिलो हमारा चाइल्ड की बिलो 18 वाली सिचुएशन हो जाएगी, एक अबव 18 वाली, ठीक है, अबव 18 वाली, ठीक है। तो दो सिचुएशंस हो जाएंगी, जब बिलो 18 वाली अगर वो कंसेंट देने के लिए है, जो बच्चा है उसकी एज 18 से कम है, या फिर जो है, तो अगर वो इस हालत में है कि भाई अपनी कंसेंट दे सकता है, फिर भी उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी, तो इस सिचुएशन में भी 92 का डिफेंस मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक्ट करता है डॉक्टर वगैरह और गुड फेथ में उस कार्य करता है, उसका ऑपरेशन वगैरह कर देता है, और उसके जो लॉफुल गार्जियन वगैरह उस टाइम वहां पर नहीं है। सेकंड थिंग इज कि एक तो वो कंसेंट देने की सिचुएशन में है, कंसेंट ले सकते हैं, पर उसकी कंसेंट मानी नहीं जाएगी, और उसका जो लीगल गार्जियन वगैरह है वो उस टाइम वहां पर प्रेजेंट नहीं है, और विद इन द टाइम ड्यू कोर्स उसकी गार्जियन के पास जाके और उससे कंसेंट नहीं ले सकते, क्योंकि उस टाइम तक वो शायद बचे ना, ठीक है। और या फिर सेकंड इज 18 से अबव है, पर वो खुद इस कंडीशन में नहीं है वो व्यक्ति कि वो अपनी कंसेंट दे सके, और उसके बिहाफ पे कोई और व्यक्ति उधर है नहीं जो कंसेंट दे सके, देन इन दैट सिचुएशन अगर कोई ऐसी बात हो जाती है ऑपरेशन वगैरह में, तो 92 में वो पर्सन डिफेंस गेट कर सकता है, ठीक है, ही वुड गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 92। और सेक्शन 92 says act done in a good faith for the benefit of a person without consent, nothing is an offense by reason of any harm which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith। तो उसके बेनिफिट के लिए किया गया होना चाहिए वो कार्य, और गुड फेथ में होना चाहिए, इवन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, और जरूरत नहीं है उस व्यक्ति की कंसेंट, ठीक है।
if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify। तो अगर circumstances ऐसी हैं कि उससे signify its consent, ठीक है, तो उस व्यक्ति को consent signify impossible for that person to signify consent, ठीक है, उसकी consent ले नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन आ गई है, ठीक है, वो बेहोश वगैरह पड़ा है, एकदम अचेत वगैरह। और इफ दैट पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, तो अनसाउंड है या 18 ईयर से एज है, तो अनसाउंड वाले व्यक्ति भी, विकृत व्यक्ति, वो केसेस भी इसमें आएंगे, ठीक है। एंड हैज नो गार्जियन, और फिर उसमें प्लस हो जाएगा जो अनसाउंड और 18 से नीचे वाले हैं कि उनका कोई गार्जियन भी नहीं है उस टाइम, और अदर पर्सन इन लॉफुल चार्ज, जिसके चार्ज में वो है, फ्रॉम हुम इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन कंसेंट इन टाइम, ठीक है, जिससे वो टाइम रहते हुए कंसेंट ले सकें। अगर टाइम हो सकता है कंसेंट लेने में उसके 2-3 घंटे लग जाएं, या 30-40 मिनट लग जाएं, 20 मिनट लग जाएं, तो उस टाइम के बाद वो बचेगा नहीं। दैट इज द सिचुएशन फॉर द थिंग टू बी डन विद बेनिफिट, और उसके साथ जो करना उसके बेनिफिट के लिए। बट इन सेक्शन 92 इट इज टू बी टेक इनटू कंसीडरेशन दैट, ये एक्सप्लेनेशन ध्यान में देना पड़ेगा कि मेयर पेक्यूनरी बेनिफिट्स, खाली पैसे का, जो खाली पैसे का बेनिफिट है, इज नॉट बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 88, 89 एंड 92, ठीक है। पेक्यूनरी बेनिफिट को बेनिफिट नहीं माना जाएगा अगर डिफेंस लेना है इसमें। तो अदर बेनिफिट, तो बेनिफिट कौन कौन से हो सकते हैं सेक्शन 92 में हमारे, तो अपार्ट फ्रॉम द सर्जन वगैरह की, जो उसकी प्रॉपर्टी की, बॉडी की, ठीक है, तो प्रॉपर्टी का बेनिफिट, बॉडी का बेनिफिट, ये बेनिफिट उसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो फॉर बेनिफिट के लिए किया जाना चाहिए कोई कार्य, गुड फेथ में किया जाना चाहिए, विदाउट कंसेंट, जब ये हमारा 92 लगेगा, ठीक है। और वो इनकैपेबल है, इनकैपेबल किस वजह से, या तो इनसेन है, ठीक है, लेस देन 12 ईयर है, ये एंड गार्जियन नॉट प्रेजेंट, ठीक है, तो ये सॉरी यहाँ पे 12 ईयर आएगा, लेस देन 12 ईयर, ठीक है, 18 ईयर नहीं, 12 ईयर। दैट इज द ट्रमेंडस मिस्टेक आई हैव डन, ये 12 साल का आएगा, ना कि 18 ईयर्स, ठीक है। तो फॉर द बेनिफिट गुड फेथ इन कैपेबल इन सिन एंड लेस देन 12 ईयर, एंड गार्जियन भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो उसके बेनिफिट के लिए किया जाना चाहिए कार्य, बेनिफिट ऑफ विच बॉडी, माइंड बेनिफिट बॉडी का होना चाहिए, माइंड का होना चाहिए, प्रॉपर्टी का होना चाहिए, रेपुटेशन का हो, ठीक है। और मनी बेनिफिट इसमें नहीं आएगा, वो मैंने आपको दिखाई दिया, नॉट गेट डिफेंस अंडर सेक्शन 92, और भी जो सेक्शन 3 है, 3 सेक्शन के अंदर पेक्यूनरी बेनिफिट के लिए किया गया कार्य कोई डेफिनेशन में नहीं आएगा। और 3 सेक्शंस 88, 89 एंड 92, ठीक है, और गुड फेथ में किया गया होना चाहिए वो कार्य, और विदाउट कंसेंट होना चाहिए था। द थिंग यू हैव टू रिमेम्बर इज द एज इज 12 ईयर, ठीक है, तो 12 ईयर से नीचे के क्या दी गई कोई कंसेंट नहीं मानी जाएगी इसमें, ठीक है। तो वहाँ पे उसके गार्जियन द्वारा जरूरी है कंसेंट देना, और गार्जियन उधर प्रेजेंट नहीं है, या फिर कोई इनसेंट व्यक्ति है, अनसाउंड व्यक्ति है, जो बेसिकली हमारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं उसमें होती है बिलो एज ऑफ ईयर 18, ठीक है। तो अब तो रेप केसेस में भी उनमें 16 वगैरह कर दिया है, अमेंडमेंट हो गया। तो पीटी में क्वेश्चन आ जाता है ये कि व्हाट इज द एज, ठीक है, तो इट इज बिलो द ईयर ऑफ 12 ईयर्स, ठीक है। Even if section 92 would not there, we would get defense under section 81. Doing of surgery of a person even when you know about that he could die, और जब सर्जरी गुड फेथ के साथ की जाती है then he would get the defense under section 92. But section 92 है, इसके कुछ प्रोवाइजो हैं, then so we have to read this section 92 in the light of that those provisos. What did the first proviso says? First proviso says that this exception shall not extend to the intentional causing of death or attempting to cause death, ठीक है। तो हम यदि किसी व्यक्ति की जान पूछकर, नाउ व्हाट द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रोवाइजो हैं, तो बेसिकली ये 3 प्रोवाइजो हैं, दीज आर द, एंड द डिफरेंस बिटवीन these 3 proviso is totally a game of means rea. So it is a matter of looking that how the means rea is changing from one proviso to other. तो इधर जो means rea देखो intentionally, ठीक है, intentionally causing the death of attempting to cause death, ठीक है,
तो अटेम्प्ट में भी या डेथ, किसी को जानबूझ के अगर हम डेथ क्रिएट करते हैं या फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो इसका डिफेंस नहीं मिलेगा हमको, ठीक है, सेक्शन 92 का। नाउ शिफ्ट टू सेकंड प्रोवाइजो, दैट द एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इज नो। यहाँ पे मीन्स ये किसमें, नॉलेज में कन्वर्ट हो गया हमारा, नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है, फॉर एनी पर्पज अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ, ग्रीवियस हर्ट और कॉजिंग और द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी। तो अगर कोई व्यक्ति गुड फेथ में वर्क करता है और उसको अगर नॉलेज भी होती है, इंटेंशन की तो क्लियर मना कर दी उसमें, इंटेंशन में तो कोई डिफेंस मिलेगा ही नहीं। अगर नॉलेज भी होती है कि इस व्यक्ति की, अगर मैं गुड फेथ में कर रहा है वह कार्य, और नॉलेज भी होती है कि इस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, तब भी उसको डिफेंस नहीं मिलेगा सेक्शन 92 में। इंटेंशन में तो किसी भी सिचुएशन में नहीं मिलेगा, पर नॉलेज में कुछ सिचुएशन दे रखी है, फॉर एनी पर्पज अदर देन, ठीक है, तो अदर देन, तो ये कुछ सिचुएशन दे रखी है, वो कौन सी सिचुएशन है, डेथ के लिए, अगर डेथ से कार्य कोई अगर इंजरी वगैरह है उसको प्रिवेंट करने के लिए कोई कार्य करता है, ग्रीवियस हर्ट है, या क्योरिंग एनी ग्रीवियस डिसीज और इन्फर्मिटी। तो ये चार चीज हैं, अगर इनको बचाने के लिए कोई कार्य करता है और उसको ये नॉलेज होती है कि इसकी डेथ कारित हो जाएगी, तब उसको डिफेंस मिलेगा। अदरवाइज अगर नॉलेज भी होगी उसको कि डेथ हो जाएगी इन चार सिचुएशन के अलावा, तो इसको डिफेंस नहीं मिलेगा सेक्शन 92 में, ठीक है। सो वी कैन से दैट नॉलेज ऑफ लाइकली, ठीक है, लाइकली ऑफ डेथ, ये 2 का है सिचुएशन, तो उसको नो डिफेंस एक्सेप्ट इन 4 सिचुएशन, डेथ, ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस डेथ, दिस इज क्योरिंग ग्रीवियस डिसीज विच कॉज डेथ, ठीक है, या फिर इन्फर्मेटी वाला सिचुएशन। तो इस प्रोवाइजो में हमारा अगर नॉलेज भी है किसी को कि डेथ क्रिएट हो जाएगी, तब भी डिफेंस नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इन 4 सिचुएशंस। थर्ड में हमारा क्या कहता है कि 92 का हमारा डिफेंस नहीं मिलेगा, नॉट एक्सटेंड टू द वॉलेंट, दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू वॉलेंटरली कॉजिंग ऑफ हर्ट और अटेम्प्टिंग टू कॉज हर्ट। तो यहाँ पे तो डेथ तक की बात थी इनमें, एक में इंटेंशनली, एक में नॉलेज के साथ, ठीक है। इसमें हर्ट तक के लिए भी डिफेंस नहीं मिलेगा, अगर किसी का हर्ट कारित करने के लिए अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है वॉलेंटरली। एंड व्हाट इज वॉलेंटरली, वॉलेंटरली इज क्लियरली गिवन इन सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पीनल कोड, तो इट वुड कवर द इंटेंशन, नॉलेज एंड रीजन टू बिलीव। तो तीनों मीन्स रिया को कवर करता है हमारा, ठीक है। तो वॉलेंटरली कॉजिंग ऑफ हर्ट और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज हर्ट, ठीक है, या फिर उसके अटेम्प्ट के लिए भी हमारा डिफेंस नहीं मिलेगा फॉर एनी पर्पज अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और हर्ट। तो कोई ऐसा पर्पज हो जिसके लिए उसने हर्ट क्रिएट करी है, वो खाली ये पर्पज होना चाहिए उसकी डेथ को रोकने के लिए या फिर हर्ट को रोकने के लिए। अगर इन दो के अलावा अगर कोई पर्पज था तो सेक्शन 92 में इसको डिफेंस नहीं मिलेगा हर्ट तक क्रिएट करने, वो हर्ट तक करने के लिए किसी व्यक्ति को। सो इट इज नॉट सो इजी टू एग्जामिन अंडर टू गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 92 एंड टू गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 92। तो ये तो डेथ के लिए फर्स्ट टू प्रोवाइजो, थर्ड वाला हमारा हर्ट तक को अलाउड नहीं करता, खाली उन सिचुएशन को छोड़कर जहां पे अगर किसी की डेथ होती है या फिर हर्ट होता है, ठीक है, तभी हम किसी का हर्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू द फोर्थ प्रोवाइजो। नाउ व्हाट डज द फोर्थ प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 92 से? फोर्थ प्रोवाइजो says that if a matter falls in either of the first 3 proviso, पहले 3 प्रोवाइजो में अगर कोई मैटर फॉल करता है तो वो एक्यूज तो हमारा डिफेंस उसको मिलेगा ही नहीं, एक्यूज विल नॉट गेट द डिफेंस एंड, ठीक है, तो ये तो एक सिंपल थिंग है, ठीक है। एंड देयरफॉर इफ एनी पर्सन अबेट्स हिम टू डू दैट एक्ट देन द अबेटर विल आल्सो नॉट गेट द डिफेंस। और जो फर्स्ट 3 प्रोवाइजो में जिस व्यक्ति को क्या कहते हैं डिफेंस नहीं मिलेगा, उसके व्यक्ति के अबेटर को भी वो डिफेंस नहीं मिलेगा अगर वो काम उसके किसी व्यक्ति के अबेटमेंट द्वारा किया गया है, तो अबेटर को भी डिफेंस नहीं मिलेगा। तो अदरवाइज इस प्रोवाइजो की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वी नो दैट अबेटर आल्सो लायबल फॉर द सेम एक्ट एंड फॉर द ऑफेंस, ठीक है, एंड इट वुड बी कंसिडर्ड, क्योंकि जब उसको
उसके द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई कार्य या दैट एक्ट कंसीडर टू बी ऑफेंस, एक्ट हमारा ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट थ्री क्लाउज में। वाई एक्ट ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाएगा? बिकॉज ही वुड नॉट गेट द डिफेंस ऑफ सेक्शन 92। ठीक है, तो ऑफेंस में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो जब पहले तो वो एबेटर था इस एक्ट का कोई, तो एक्ट का एबेटर था, अब जैसे ही वो एक्ट ऑफेंस में कन्वर्ट हो गया तो वो एबेटर किस चीज का हो जाएगा? ऑफेंस का हो जाएगा। तो ऑफेंस का एबेटर जैसे ही होगा तो वो खुद भी लायबल हो जाएगा और उसको पनिशमेंट सेम मिलेगी। ठीक है, दैट इज व्हाट रिटन इन फोर्थ क्लॉज, दिस that this exception shall not extend to abatement of any offense to the committing of which offense it would not extend. So in conclusion we can say that 92 में डिफेंस जब मिलेगा जब किसी के बेनिफिट के लिए किया गया वो कार्य गुड फेथ में किया गया हो, एक्सेप्ट इन प्रोवाइजों को छोड़कर। जो 4 प्रोवाइजो हैं, 4 प्रोवाइजो, उसमें अगर कोई लाई करता है तो उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। तो गुड फेथ में किया गया हो और उसको डिफेंस मिल जाएगा तब भी जब उसके विदाउट कंसेंट कोई कार्य किया गया हो। तो उसमें 12 ईयर्स ऑफ एज वाला कंसिडरेशन करना, अनसाउंड वाला कंसिडरेशन करना है, और एनी पर्सन, जैसे कि अगर कोई टाइगर वाला एग्जांपल बताया था मैंने, टाइगर की भाई सिर मुंह में दबा के ले जा रहा किसी व्यक्ति को, तो उससे पूछता है कि भाई वो कंसेंट दे सकता है कि भाई मैं गोली चला दूं, रिस्क उठा लूं तुमको मारने का, तो देन तो ऐसा सोचना या ऐसा उम्मीद करना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया टाइगर तो उस पर अटैक कर सकता है। तो वो बिना उसकी कंसेंट के टाइगर पे गोली चला देता है और रिस्क ले सकता है उसको हार्म पहुंचाने की, टाइगर वाले को, टाइगर के पास है जो व्यक्ति, उसको हार्म पहुंचाने को। इसके जो इलस्ट्रेशन हैं वो सेक्शन 81 में हम देख ही चुके हैं, करवा दिए थे कि इस वजह से करवाए थे कि अदरवाइज ऑल्सो इट वुड बी कवर्ड इन सेक्शन 81। तो अगर जेड थ्रोन फ्रॉम हॉर्स, जेड घोड़े से गिर जाता है, इनसेंसिबल हो जाता है, और सर्जन चाहता है कि अगर ऑपरेशन करना तभी वो बचेगा इंस्टेंट, क्योंकि उसकी डेथ हो जाएगी अगर ऑपरेशन नहीं किया। तो अगर गुड फेथ में सर्जन करता है तो, और उधर जेड की ड्यूरिंग सर्जरी डेथ हो जाती है, तो डिफेंस प्रोवाइड होगी किसको? सर्जन को, बिकॉज गुड फेथ में एक्ट किया उसने। उसी प्रकार से ये जो टाइगर वाला एग्जाम्पल है कि फायर करता है वो टाइगर के पास कोई व्यक्ति बंधक है, तो गुड फेथ में इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हिम, और वो रिस्क उठा लेता है, तो ही वुड गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 92 अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो सी वाला सर्जन किसी चाइल्ड वगैरह को या फिर एक्सीडेंट वगैरह होता है 12 ईयर से नीचे वाले चाइल्ड के, तो परफॉर्म कर देता है ऑपरेशन, देन उसका कोई गार्जियन वगैरह नहीं होता, ही वुड गेट डिफेंस अंडर सेक्शन 92। और जो डी वाला ये एग्जाम्पल वो ब्लैंकेट वाला एग्जाम्पल है कि उसकी ब्लैंकेट में फेंक देता है, घर में आग लगती है, बच्चे को नीचे भीड़ खड़ी है, उधर कंबल के ऊपर फेंक देता है, ब्लैंकेट के ऊपर। नाउ वी वुड सी सेक्शन 87। ठीक है, बेसिकली 87 स्टार्ट करने से पहले कुछ बता देता हूँ 87 88 के बारे में। तो these type of section, these sections are basically of covering those kind of general exceptions, providing defense to those person जो स्पोर्ट्समैन वगैरह होते हैं, जो खेल कूद होते हैं, उसमें जो सहमति वगैरह देता है कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से खेलने की, जैसे कुश्ती होती है या रेसलिंग होती है, नॉट काइंड ऑफ फ्री रेसलिंग, इट्स रेसलिंग के जिसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कुछ, कि भाई पर्टिकुलर एरिया पर मारने पर इतने पॉइंट, पर्टिकुलर एरिया पे मारने पे इतने पॉइंट, और बियॉन्ड दैट यू कैन नॉट कॉज द हर्ट, तो उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, उस एरिया के अलावा कहीं नहीं मार सकते। तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो उस तरीके में। और जब व्यक्ति हमारा 18 से ऊपर का होता है तभी कंसेंट देने के काबिल होता है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर सेक्शन 87। तो 18 से ऊपर का होना चाहिए, और स्पोर्ट्स वगैरह या उस तरह की कंडीशन को कवर करता है यहाँ पर हर्ट या कुछ इंजरी वगैरह हो सकती हैं। तो देन सच टाइप ऑफ इंजरी और हर्ट गेटेड बाय दैट पर्सन या फिर कॉज्ड बाय अनदर पर्सन टू हिम
would not a offense, that just an act during the course of that activity or game. ठीक है. Now we would study section 87. Act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent. ठीक है. Nothing which is not intended, that is means here is intention. Nothing which is not intended to cause death. तो अगर intention अगर death create करने की नहीं होगी तब हमारा 87 लगेगा, और grievous hurt create करने की नहीं होगी तब लगेगा हमारा. अगर किसी ने intention के साथ death और grievous hurt करी है तो हमारा section 87 का डिफेंस नहीं मिलेगा. एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, या फिर तब लगेगा कि उसको नॉलेज नहीं थी. डेथ और ग्रीवियस हर्ट तो हो गई, बट उसको नॉलेज नहीं थी कि इस कारण से उसकी डेथ या ग्रीवियस हर्ट उसको हो जाएगी. इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंटेड बाय द डूअर टू कॉज to any person above 18 year of age who has given consent. अब जो डूअर के द्वारा क्यों किया गया है, क्योंकि जो जिस व्यक्ति को किया गया है उसकी कंसेंट मिल चुकी थी. अब वो कंसेंट वेदर एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है किसी गेम वगैरह में. जैसे सारे प्रोटेक्शन कवर वगैरह या फिर कुछ प्रोटेक्शन लेकर तब गेम खेले जाते हैं, और उनको खेलने के बाद खेलते हुए भी कुछ हार्म हो जाता है. ठीक है, तो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली हो गया. अब वैसे तो रहता है कि एक क्लियर कि भाई अब इसने प्रोटेक्शन सारी ले रखी है तब इसको नहीं होगा. जैसे तलवारबाजी वगैरह होती है तो तलवारबाजी में भी हमारा पर्टिकुलर एरिया होता है कि इस तरीके से वार करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे. तो अगर फ्री स्टाइल नहीं है तो ठीक है, दैट इज नॉट अलाउड. तो उसमें होता है एंड दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड कि भाई किस तरीके से बचाव करेंगे, और वहां पे अगर कोई हार्म हो जाता है देन सच टाइप ऑफ सिचुएशंस टू सफर दैट हार्म. तो अब उधर कंसेंट रहता है एक्सप्रेस या इम्प्लाइड टू सफर दैट हार्म तलवारबाजी वगैरह में. तो और बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे बी नोन बाय द डूअर टू लाइकली टू कॉज टू एनी सच पर्सन हु हैज कंसेंटेड टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म. ठीक है. सो द थिंग्स टू बी नोटेड इज दैट कि पहली बात तो डेथ और ग्रीवियस हर्ट इंटेंशनली अगर कोई कर रहा है तो डिफेंस नहीं मिलेगा. अगर उसको नॉलेज है कॉज दैट इट हिज एक्ट वुड कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, तब भी डिफेंस नहीं मिलेगा. तो डिफेंस कब मिलेगा? जब उसकी इंटेंशन नहीं होगी डेथ या ग्रीवियस हर्ट करने की, और उसको ये पता नहीं होगा डूअर को कि जो एक्ट वो करने जा रहा है उसकी वजह से डेथ या ग्रीवियस हर्ट होगी. और मात्र इस वजह से ही नहीं, उधर और भी सर्कमस्टेंसेस फुलफिल होने चाहिए कि भाई जो एक्ट करने जा रहा है वो डेथ या ग्रीवियस हर्ट या फिर कोई और ऑफेंस या हार्म कर सकता है उस व्यक्ति को. ठीक है, बट जो डूअर हार्म करता है वो उस व्यक्ति को होना चाहिए जो 18 ईयर से अबव होना चाहिए, एंड उसने कंसेंट भी दे दी हो. तो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए उसने कंसेंट दे दी हो और उसको पता ना हो कि जो एक्ट कर रहा है वो उसको डेथ कारित कर सकती है, ग्रीवियस हर्ट कारित कर सकती है. ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट में तो उसकी इंटेंशन या नॉलेज नहीं होनी चाहिए. ठीक है, और कंसेंट मिल जानी चाहिए अबव 18 वाले से टू सफर दैट हार्म. और सेकंड पार्ट क्या कहता है इस सेक्शन का? और बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, या फिर कोई ऐसा हार्म विच इट मे नोट बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी सच पर्सन हु हैज कंसेंटेड टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म. या फिर कोई ऐसा हार्म, वो भी इसके अंदर सेक्शन 87 में उसके लिए भी वो डिफेंस होगा, पर वो हार्म कैसा होना चाहिए? विच इट मे बी नो, उसको जानकारी में है, जो डूअर है जो कर रहा है वो हार्म उसको जानकारी में है, नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी सच पर्सन हु हैज कंसेंटेड. अब उसने कंसेंट दे दिया अपनी टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म, की उस हार्म को झेलने के लिए उसने अपनी कंसेंट दे दी है. तो ये बेसिकली जैसे कुश्ती वगैरह में होता है तो वो कंसेंट मानी जाती है कि जब कुश्ती लड़ते हैं कि भाई अगर किसी में पटक मारेंगे तो उसको हर्ट वगैरह हो सकती है, इंजरी हो सकती है, या फिर कोई गेम खेल रहे हैं फुटबॉल वगैरह या क्रिकेट वगैरह तो किसी को बॉल लग सकती है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में. तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. अब इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं हम. A and Z agrees to fence with each other for amusement. ठीक है, पट्टेबाजी होती है ये कि पटा वगैरह मारना. द एग्रीमेंट implies the consent of each to suffer any harm which in the course of such fencing may be caused without foul play.
मतलब धोखा नहीं होना चाहिए कि रूल्स रेगुलेशन नहीं तोड़ने चाहिए, और अगर उससे हटकर अगर कोई हार्म कॉज करता है देन ही वुड नॉट गेट द डिफेंस अंडर दिस सेक्शन। सो दे हैव टू प्ले फेयरली, एंड तब अगर हर्ट होती है, हर्ट्स दैट ए कमिट्स नो ऑफेंस, तो माना जाएगा कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। सो हियर वी सी सेक्शन 87, इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, नो नॉट इंटेंट टू डेथ और ग्रीवियस हर्ट की कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, नॉट नॉलेज ऑफ डेथ, ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। और कंसेंट दे देनी चाहिए, 18 साल से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए जो कंसेंट देता है, उसके द्वारा कंसेंट दी जानी चाहिए, कंसेंट ऑफ हुम, कंसेंट बाय विक्टिम, ठीक है, कंसेंट बाय विक्टिम, ठीक है, तो विक्टिम द्वारा कंसेंट मिल जानी चाहिए। वो कंसेंट एक्सप्रेसली भी हो सकती है और इम्प्लाइडली भी। अब इम्प्लाइडली किन सिचुएशन में, जैसे कोई गेम वगैरह खेलते हैं तो उसमें इम्प्लाइडली कंसेंट मानी जाती है, अगर कोई पर्टिकुलरली टर्म्स एंड कंडीशन उनमें साइन करवाए जाते हैं दैट इज एक्सप्रेसली कंसेंट, या फिर बोलकर कोई होती है तो दैट इज एक्सप्रेसली कंसेंट, ठीक है। तो नॉर्मली रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स वगैरह के लिए ये सेक्शन है, इस क्रिकेट रेसलिंग है, हॉकी एक्सेट्रा, पीपल इसमें स्किल्ड होते हैं, ठीक है, मोटर रेसिंग वगैरह तो इसमें स्किल्ड होते हैं, और वो जानते हैं किस तरीके से बचा जाए और किस तरीके से अटैक किया जाए, एंड किस हद में रहकर किया जाए, दैट ऑल्सो दे नो। अगर बियॉन्ड रूल्स अगर वो जाते हैं देन दे वुड नॉट गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 87, ठीक है। It is based on the maxim volenti non fit injuria. Harm which is caused with the consent of the person will not be considered as offense, but that too must be remain in rules. ठीक है, without any knowledge and intention. So hope guys you liked the lecture, and we will continue in the from section 88 in the next lecture. Thank you for watching it.